नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेजेज ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए न्यू ड्रग। इस टॉपिक की आज इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमने क्यों चूज किया। जैसा कि कोविड वैक्सीन के संदर्भ में हम हर दिन न्यूज़ में देखते पढ़ते हैं कि कोई वैक्सीन फर्स्ट फेज ट्रायल में है, कोई सेकंड फेज ट्रायल में, कोई थर्ड फेज ट्रायल में। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल हमारे मन में उठता है कि ऐसे किसी भी ड्रग की या किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के कुल कितने फेजेज होते हैं और उन फेजेज में क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं। कोई भी ड्रग जीरो लेवल से शुरू होकर कंज्यूमर तक आने तक एक्सपेरिमेंट के किन किन चरणों से गुजरती है, वही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फेजेज ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए न्यू ड्रग। तो एक्चुअली ये ट्रायल्स दो फेज में होते हैं, बेसिकली दो फेज में होते हैं। कौन कौन से? एक प्री क्लिनिकल और दूसरा क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स। स्पेशली कोविड वैक्सीन के सेंस में जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई वैक्सीन थर्ड फेज ट्रायल में या सेकंड फेज ट्रायल में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड दरअसल क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात हो रही होती है। मतलब वो वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर चुकी है। अब देखते हैं ये होते क्या हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल में सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो है, ये होता है ह्यूमंस पर, और ये ह्यूमंस पर नहीं होता, ये होता है लैब एनिमल्स पर। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मुख्य उद्देश्य ही यही है। इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे महत्वपूर्ण काम यही होता है, ये पता लगाना कि कोई भी नई ड्रग लिविंग टिश्यू के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है या नहीं। अगर कोई ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल फेल कर जाती है तो इसका मतलब है वो सजीवों के लिए नहीं दी जा सकती, फिर उसमें डोज चेंज की जाती है या वो पूरी ड्रग ही चेंज की जाती है। ये लैब एनिमल्स पर और ये ह्यूमंस पर। अब लैब एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे रैबिट, जैसे माउस, और कोविड वैक्सीन स्पेशली मंकीज पर टेस्ट की जा रही है। इसी तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं जिन पे ये सारे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा इससे भी पहले प्री क्लिनिकल में क्या क्या चेक की जाती है? उस ड्रग की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे जब टेस्ट पास हो जाते हैं, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, उसके जो भी टेस्ट हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं, और लिविंग टिश्यू पे जब वो ड्रग सेफ हो जाती है, मतलब यहाँ डिक्लेयर हो जाता है उसने लिविंग टिश्यू को हार्म नहीं किया है, तब वो आती है क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में, और तब वो सारे टेस्ट किए जाते हैं ह्यूमंस पे। अब क्लिनिकल ट्रायल्स को आगे 4 मेजर फेजेज में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं उन फेजेज में क्या क्या होता है। सबसे पहले फेज फर्स्ट, फिर फेज सेकंड, फिर फेज थर्ड और लास्ट फेज फोर्थ। मेजर यही फेज है 4। कहीं कहीं कुछ लोग एक फेज 0 भी लेके चलते हैं, तो फेज 0 भी क्या होता है वो भी देख लेंगे। फेज 0, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वैक्सीन के ट्रायल्स के बारे में हम सुनते हैं, तो ओवरऑल क्लिनिकल ट्रायल्स के कितने फेजेज होते हैं, केवल संख्या उन्होंने पूछी थी, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट एक मुद्दा हो जाता है। चलिए देखते हैं फेज फर्स्ट में क्या होता है। फेज फर्स्ट में सबसे पहले ड्रग की स्टडी की जाती है फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज। फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज, और फेज सेकंड में की जाती है फार्माकोकाइनेटिक। अब ये दोनों क्या होती है? फार्माकोडायनामिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोडायनामिक मतलब होता है कि फार्माकोडायनामिक होता है कि ड्रग बॉडी में आके क्या क्या एक्शन करती है, क्या क्या इफेक्ट डालती है, वो होता है फार्माकोडायनामिक। और उसके रिएक्शन में बॉडी ड्रग पे क्या क्या इफेक्ट डालती है वो होता है फार्माकोकाइनेटिक। जैसे ये एक एक्शन रिएक्शन प्रोसेस है, इस तरह ड्रग मान लेते हैं और इधर बॉडी, ठीक है। तो ड्रग बॉडी पे जो करेगी, इफेक्ट डालेगी, वो होता है फार्माकोडायनामिक, और बॉडी ने ड्रग पे जो भी इफेक्ट डाला वो होता है फार्माकोकाइनेटिक। जैसे फार्माकोडायनामिक में होता है जब कोई भी ड्रग बॉडी में आती है तो रिसेप्टर के साथ उसकी बाइंडिंग क्या होगी, प्रोटीन के साथ बाइंडिंग क्या होगी,
एगोनिज्म इफेक्ट क्या होंगे, एंटागोनिज्म इफेक्ट क्या होंगे, वो सब होंगे फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। और बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या इंटरेक्शन करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, फिर एक्सक्रीशन करेगी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों स्टडी चलती रहती हैं। ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकंड का पार्ट है। इसके बाद फेज फर्स्ट में एक जो खास चीज़ देखी जाती है वो है मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। मैक्सिमम टॉलरेबल डोज मतलब कोई भी बॉडी, हेल्दी बॉडी, ये यहाँ खास बात है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है फेज फर्स्ट का, ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे किया जाता है। यहाँ पेशेंट नहीं होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, हेल्दी वॉलंटियर्स पर। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉलरेबल डोज डिसाइड करनी है, तो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज हेल्दी बॉडी पर ही डिसाइड हो सकती है। अगर हम पेशेंट पर ये टेस्ट करेंगे तो पेशेंट्स का बॉडी का मेटाबॉलिज्म पहले ही गड़बड़ है, पहले ही उनके सारे सिस्टम, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म सब बिगड़ा हुआ है। उस पर हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम टॉलरेबल डोज क्या होगी, इसलिए ये किया जाता है हेल्दी वॉलंटियर्स पर। फिर यहाँ लोगों का ग्रुप छोटा होता है, 10 से लेके 50, 10 से लेके 50 लोगों का ग्रुप होता है। साथ ही फर्स्ट फेज में और क्या किया जाता है, एडवर्स इफेक्ट चेक किए जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब फर्स्ट फेज में होता है, फेज फर्स्ट ट्रायल में। अच्छा, फेज 0 में क्या होता है? फेज 0 में ये जो लोगों का ग्रुप है ये बहुत छोटा कर दिया जाता है। साथ ही डोज का अमाउंट जो हम चेक कर रहे हैं वो भी बहुत छोटा कर दिया जाता है, जिसमें केवल ये चेक किया जाता है कि प्री क्लिनिकल के बाद अब ये ड्रग ह्यूमंस के लिए सेफ है या नहीं। वहाँ केवल ये चेक किया था कि लिविंग टिश्यू के लिए सेफ है या नहीं। अब यहाँ बस फेज 0 में ये चेक कर लिया जाता है कि ह्यूमंस पे इसको ट्रायल कर सकते हैं या नहीं। इसको फेज फर्स्ट का ही पार्ट माना जा सकता है। यहाँ फेज फर्स्ट के बाद एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ होता है नॉन ब्लाइंड टेस्ट, नॉन ब्लाइंड या ओपन टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये कंपैरेटिवली जब हम तीनों में पढ़ेंगे तब देखते हैं। नॉन ब्लाइंड यहाँ होता है, सेकंड फेज में होता है सिंगल ब्लाइंड, और थर्ड फेज में होता है डबल ब्लाइंड। अब ये एक साथ हम देखेंगे क्या होता है, पहले बाकी के पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर फेज फर्स्ट पास होने के बाद फेज सेकंड में आते हैं। तो यहाँ जो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज थी, अब यहाँ चेक की जाती है बेस्ट इफेक्टिव डोज या बेस्ट थेराप्यूटिक डोज, बेस्ट थेराप्यूटिक डोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम चेक हो गई। अब ये देखेंगे कि इलाज के लिए कितनी डोज बेस्ट रहेगी, ऑप्टिमम डोज क्या होगी, वो यहाँ देखी जाएगी। फिर यहाँ केवल हेल्दी वॉलंटियर्स पे चेक हुआ था, अब यहाँ लगाएंगे हेल्दी वॉलंटियर्स पर भी एक्सपेरिमेंट और साथ ही कुछ पेशेंट्स पर भी, हेल्दी एंड पेशेंट्स बोथ। ये टेस्ट मतलब फेज सेकंड के ट्रायल इन दोनों पर होंगे। साथ ही यहाँ लोगों का ग्रुप 10 से 50 था, अब यहाँ लोगों का ग्रुप बड़ा हो जाएगा, 50 से 100 या 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 100। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट यहाँ भी चेक किए जाते हैं, फेज थर्ड में भी चेक किए जाते हैं, हमेशा चलता है, ये तो कॉमन है ही, एडवर्स इफेक्ट्स। और यहाँ ये नॉन ब्लाइंड टेस्ट था, यहाँ ये हो जाता है सिंगल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड। और फेज थर्ड में हो जाता है डबल ब्लाइंड। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड ये टेस्टेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों को जानने के लिए हमें एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? तो प्लेसिबो दरअसल एक ऐसी डमी डोज होती है जिसमें कोई फार्मास्यूटिकल कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन वो देखने में एग्जैक्टली उसी ड्रग की तरह होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक्चुअल ड्रग है इस वायल में या कोई भी वेसल्स में, और दूसरे में है प्लेसिबो। तो एक्चुअल में इनके अंदर जो कंपाउंड है, जो भी ड्रग है, जो भी डोज है, वो एग्जैक्टली सेम होती है। पेशेंट्स को या किसी को भी देखने में कोई अंतर नहीं पता चलता है कि वो प्लेसिबो है या वो एक्चुअल ड्रग है। अभी प्लेसिबो कोई टैबलेट भी हो सकती है, तो वो टैबलेट जैसी होगी, सेम उस टैबलेट जैसी, कोई कैप्सूल हो सकता है, कोई इंजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब प्लेसिबो का इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेसिबो यहाँ इसलिए दी जाती है पेशेंट्स की साइकोलॉजी चेक करने के लिए। कुछ पेशेंट्स की साइकोलॉजी होती है बीमार होने की, या जब ड्रग हम टेस्ट कर रहे होते हैं तब भी ये साइकोलॉजी चेक की जाती है
कि किसी को केवल साइकोलॉजिकली लगता है मेरा इलाज हो रहा है, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो ऐसे ही ठीक होने लग जाता है। इसलिए प्लेसिबो की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ नॉन ब्लाइंड टेस्ट में क्या होता है कि जिन रेसिपिएंट्स को, मतलब जिन हेल्दी जो वॉलंटियर्स हैं, इनको जो डोज दी जा रही है, साथ ही जो डॉक्टर या जो नर्सिंग स्टाफ इनको इंजेक्शन लगा रहा है, अगर वैक्सीन है तो क्या होता है, उन दोनों को पता होता है, मतलब उन डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ को भी और इन हेल्दी वॉलंटियर्स को भी, इनके ग्रुप्स को आपस में पता होता है कि हम में से किसको या मुझे क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जब सिंगल ब्लाइंड टेस्ट में आते हैं तो क्या होता है, केवल उन डॉक्टर्स को पता होता है कि मैंने किसको एक्चुअल ड्रग दी है और किसको मैंने प्लेसिबो दिया है। अब यहाँ जो रेसिपिएंट्स हैं या यहाँ जो पेशेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअल में ड्रग दी गई है या मुझे प्लेसिबो दिया गया है। ये इसलिए किया जाता है पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करने के लिए। और डबल ब्लाइंड टेस्ट में क्या होता है, ना तो इन रेसिपिएंट्स को पता होता है और ना ही उन डॉक्टर्स को पता होता है कि हमने किसको एक्चुअल ड्रग दी है और किसको प्लेसिबो दिया है। मतलब ये रैंडम ग्रुप बना लिए जाते हैं लोगों के, और डोज के भी एक रैंडम जो सैंपल बना लिए जाते हैं और वो सबको दिए जाते हैं। अब दोनों में से किसी को नहीं पता होता, ना इन पेशेंट्स को पता है ना डॉक्टर्स को पता है। फिर सवाल उठता है कि फिर पता किसको है कि हमने किसको क्या दिया है। ये पता होता है उस दवाई बनाने वाली कंपनी को, या जो एक्सपेरिमेंट कर रही है उसकी कंपनी को, उसको पता होता है। उन्होंने इन सैंपल्स के कुछ कोड बनाए होते हैं, जो हम डोज देते हैं उनके कुछ कोड्स होते हैं, तो उस कंपनी को पता होता है किस कोड में एक्चुअल ड्रग है और किस में प्लेसिबो है। लेकिन जो वो स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है या जो डॉक्टर्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्चुअल में पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके ड्रग दे रहे हैं, उनको नहीं पता होता किस में प्लेसिबो है और किस में ड्रग है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं। फिर थर्ड फेज में और क्या क्या होता है, यहाँ बेस्ट थेराप्यूटिक डोज ये सब होता है। इसके बाद लोगों का ग्रुप यहाँ बड़ा हो जाता है। यहाँ जैसे 50 से 100 था, तो यहाँ मोर देन 1000 हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन के सेंस में बात करें तो भारत में 3 मेजर ट्रायल चल रहे हैं 3 वैक्सीन के, एक जाइकोव-डी, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो जो थर्ड फेज ट्रायल चल रहे हैं उनमें 25 से 30 हज़ार लोगों का ग्रुप है। 25 से 30 हज़ार लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो थर्ड फेज में चल रहे हैं। ये इस फेज में इतने लोग ऐड हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट यहाँ भी चेक किए जाते हैं, सिंगल ब्लाइंड की जगह डबल ब्लाइंड हो जाता है। साथ ही एक खास चीज़ जो यहाँ होती है, मतलब अब जो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ कंपाइल होता है, तो यहाँ चेक किया जाता है ड्रग की फाइनल सेफ्टी एंड एफिकेसी। फाइनल सेफ्टी और एफिकेसी थर्ड फेज में कंप्लीटली चेक की जाती है। अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तो उस कंपनी की तरफ से एक्सपेरिमेंट में उनकी ड्रग पास हो चुकी है। इसके बाद आते हैं फेज फोर्थ में। फेज फोर्थ में दरअसल कोई भी अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। फेज फोर्थ को क्या बोलते हैं, स्पेशली इसका एक नाम भी है, पोस्ट मार्केट या आफ्टर सेल विजिलेंस। पोस्ट मार्केट विजिलेंस, क्योंकि ये जो फेज तब स्टार्ट होती है जब लैब में सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब ड्रग मार्केट में आ चुकी है। मार्केट में आने के बाद भी उस ड्रग पर एक नज़र रखी जाती है, कौन कौन पेशेंट उसको ले रहा है, कुछ लोगों पर विजिलेंस या सर्विलेंस रखा जाता है, और इसी स्टडी को कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस। इस फेज में क्या क्या शामिल होता है, यहाँ जब ड्रग कंप्लीट हो चुकी है तो कंपनी लेती है गवर्नमेंट अथॉरिटी से ड्रग को मार्केट में लाने की परमिशन। तो हेल्थ अथॉरिटी से परमिशन लेना इस फेज में शामिल है। उसके बाद मार्केट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचती है तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर पेशेंट्स उसको लेंगे, कंज्यूम करेंगे, फिर उन सब पर एक सर्विलांस रखा जाता है जो फार्माकोविजिलेंस कहलाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद भी हो सकता है, कुछ सालों के बाद भी हो सकता है, कोई ड्रग जो यहाँ सारे टेस्ट पास कर चुकी है, यहाँ वो अलग ही कुछ इफेक्ट देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 25-30 हज़ार लोगों का ही ग्रुप था, फिर भी एक लिमिटेड लोगों का ग्रुप था। अब जब वो मार्केट में आती है, एक लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग आ जाती है, यहाँ जो कंज्यूमर हैं वो लार्ज पॉपुलेशन हो जाती है। जो लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग आएगी
तो हो सकता है कि कुछ उसके ऐसे इफेक्ट आए जो अभी तक यहाँ ना आए हुए हों। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है निमेसुलाइड। निमेसुलाइड मार्केट में आ चुकी थी, लोग इसके यूज कर ही रहे थे, इंडिया में तो अभी भी यूज हो ही रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके कुछ इफेक्ट ऐसे आने लगे कि इसको बैन करना पड़ा। बहुत सारे कंट्रीज में निमेसुलाइड बैन है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या था? हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये हेपेटोटॉक्सिक होती है। हेपेट शब्द का मतलब होता है लिवर और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। ये क्या करती है ये ड्रग? ये लिवर डैमेज करती है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में बैन है। और इंडिया में भी एडल्ट्स के लिए बैन नहीं है, लेकिन इसका पेडियाट्रिक यूज बैन है। हो सकता है फर्दर कंप्लीटली बैन हो जाए। तो ये चारों फेज हो गई इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की, और इससे पहले होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि व्हाट आर द फेजेज ऑफ ट्रायल्स ऑफ ए न्यू ड्रग। ये हर ड्रग के साथ होता है, चाहे वो वैक्सीन हो चाहे कोई सिंपल टैबलेट हो। हाँ, एक और चीज़ रह गई सेकेंड फेज में। यहाँ एक और चीज़ की जाती है, ड्रग्स के कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग भी चेक किया जाता है। मतलब जैसे अभी हम कोई सिंगल किसी ड्रग के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है सिंगल एक्सपेरिमेंट में तो वो ड्रग पास हो जाए, लेकिन उसी ड्रग को जब दूसरी ड्रग्स के साथ कंबाइंड करके दिया जाता है तो हो सकता है कुछ उसके साइड इफेक्ट आ जाएं, कुछ पॉइजनस या कुछ टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएं। वो सारी स्टडी भी, यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी सेकेंड फेज में की जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन का जनरल इंट्रोडक्शन, वैक्सीन की हिस्ट्री, वैक्सीन का वर्किंग प्रोसेस मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वैक्सीन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।